तो मंजिल सलाम करती है। अनीस मंसूरी साहब जमात इंसान हैं और मंजिल जो है उनको सलाम करती है। आइए हम बहुत अदब और एहतराम के साथ भाई अनीस मंसूरी साहब से दरख्वास्त करें कि वो आएँ और तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से आए हुए तमाम हमारे लोग जो हैं उनको खिताब करने की जहमत फरमाएं। हम चाहते हैं हमारी मोहब्बत का पैगाम अनीस मंसूरी के कानों तक जाए और पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आवाज़ जाए। एक बहुत इनकलाबी नारा हम नारा लगाएंगे और आपकी मोहब्बत का वो जवाब होगा जो अनीस मंसूरी के कानों तक जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक जाएगा। एक जोरदार नारा लगाइए, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, मुस्लिम पसमानदा समाज, मुस्लिम पसमानदा समाज, अनीस मंसूरी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जोश है भाई। सबसे पहले ये जश्न ईद मिलन के इस प्रोग्राम में शामिल सभी हजरात को मेरे जानिब से ईद मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम में बरेली की धरती से चलकर आए भाई अंजुम अली मंसूरी साहब, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मंसूरी समाज के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके साथ बरेली आंवला की धरती से चलकर आए और इस मंच पे सबसे भारी भरकम पद भी और माशाअल्लाह शरीर भी, मंसूरी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भी और पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मुख्तार मंसूरी साहब, खड़े हो जाइए एक बार। ये झूठा ना हो कि मैंने आपके बारे में जो कहा वो गलत है। और आपके सामने इन्होंने ये सबूत दिया कि हम शरीर से भारी नहीं, हमारे जो जिस्म के अंदर सीने में दिल है वो भी बहुत बड़ा है। 500 बसों का ऐलान किया है। ये इनके बड़े दिल की पहचान है कि बहुत बड़ा दिल है। उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी भाई वसीम रानी साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं और वो कहीं इधर उधर नहीं, वो ऐसी जगह है, ऐसे पाक मुकद्दस पे हैं, उम्रा के लिए गए हुए हैं और वहां पर उस पाक मुकद्दस से पसमानदा समाज के लिए बराबर दुआएं कर रहे हैं। उनका टेलीफोन आया कि मैंने कुछ नहीं मांगा उस दरबार में, सिर्फ हमने पसमानदा समाज के हक और अधिकार मिल जाए, यही दुआ मैंने वहां पर की उस चौखट पे। उनके न रहने से थोड़ा मुझे परेशानी हुई। वो जब रहते हैं तो बहुत ही मेहनत कश आदमी है, मन से दूर भागते हैं, काम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो मुझे बड़ा सहारा रहता है उनसे। आज वो नहीं थे तो मुझे कुछ हाथ बटाना पड़ा अपने साथियों के साथ में, मुख्तार मंसूरी साहब बैठे हुए, नसीम भाई के साथ में। लेकिन उनके लिए, उनकी जगह को पूरी करने के लिए उनके छोटे भाई मोहम्मद नसीम, मन्ना भाई शायद
हमारे बीच में कहीं बैठे होंगे या कहीं काम कर रहे होंगे, उनकी भी आदत काम करने की है, वो जगह लिए हुए हैं। इदरीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले भाई अब्दुल नईम इदरीसी साहब भी मंच पर तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वृद्ध नेता और नौजवानों की तरह जज्बा दिल में रखने वाले हम लोगों ने, चूंकि मेरे इनके घरेलू रिश्ते हैं और इन्होंने हमेशा पसमानदा समाज के अधिकार की बात की है, जहां भी रहे वहां पर ये बात करते रहे। आज हमारे बीच में है हमारे बुजुर्ग नेता जनाब धर्मानंद तिवारी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दोस्तों, डाइस पे सभी समाज के लीडर बैठे हैं। मेरे समझ से सभी लोगों का नाम लेना इससे वक्त काफी जाया जाएगा। अगर सबकी इजाजत हो तो मैं अपने संबोधन में सबका नाम ना ले पाऊं, इसलिए मुझे माफ कर देंगे भाई। मंच पर बैठे सभी मुअज़्ज़िज़ हजरात, सम्मानित हजरात और पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के लीडर, मंसूरी समाज के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेता और जो 32 बिरादरी के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं सभी समाज के, वो हजरात और हमारे बीच में पसमानदा समाज की एक प्रदेश स्तर की लीडर जो संगठन का काम देख रही है, संगठन सचिव मोहतरमा फरीदा कसार, जो धोबी समाज से, मुस्लिम धोबी समाज से आपका ताल्लुक है। हमारे बीच में इससे पहले अपने अंदाज में मोहतरमा सुल्ताना जी ने भी अपनी बात रखी थी। वो भी काफी पसमानदा समाज से मुतासिर हैं और काम करने का जज्बा रखती हैं। हमारे बीच में जो डाइस पर बैठे हैं सभी सम्मानित हजरात, हमारे दाहिने तरफ और सामने बैठे सभी पसमानदा समाज और सभी समाज के ओहदेदारान हजरात, नौजवान साथी, बुजुर्गों एवं बच्चों, हमारे मंच के बाईं तरफ बैठी खवातीनें, मस्तूरात, हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी बेटियां, सभी लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पेशतर तमाम मुकर्रम हजरात ने पसमानदा समाज के बारे में और आने वाला जो एक जलसा है, सम्मेलन है 13 अक्टूबर को, उसमें भागीदारी के बारे में आपसे भाई अंजुम अली साहब ने तफसीली गुफ्तगू की होगी। आज कोई भाषण का दिन नहीं है, ये जश्न ईद है, ये जश्न ईद है। यहाँ पर गले एक दूसरे से गले मिलने का और मुबारकबाद, बधाइयाँ देने का मामला है। इसीलिए सभी हजरात ईद के मामले को ध्यान में रखते हुए टोपी भी पहन रखी है। ईद का पूरा सम्मान किया गया है, ईद मिलन का पूरा सम्मान किया गया है। यहाँ पर आपके लिए ईद पे सिवैया का भी इंतजाम किया गया है। तो आज इस जश्न ईद मिलन में भाषण का कोई माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पसमानदा तबके के लोग हैं। अगर उनकी बात ना की जाए, उनकी समस्या की बात ना की जाए, तब भी पसमानदा के लोगों के लिए ये भाई ठीक नहीं है, ये बुरा मानेंगे लोग। आए हैं इतनी दूर से चल करके, गले भी मिले, सेवैयाँ भी खाएंगे, मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन पसमानदा समाज से यहाँ कुछ लीडरों से, नेता से कुछ संदेशा भी लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे। इसलिए थोड़ी रोशनी डालना जरूरी है। इजाजत हो तो रोशनी डाल दूं, वरना फिर मुबारकबाद दे करके चलिए। अच्छा भाई,
मेरे दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ नए भी हैं, बहुत से लोगों को पसमानदा समाज समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं, पसमानदा लफ्ज़ जो है वो फारसी लफ्ज़ है। उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे वाला। और हम लोग इसीलिए सबसे पीछे हैं तो पसमानदा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पसमानदा में केवल मुस्लिम पिछड़ी जात के लोग ही आते हैं। ये आपको जाके बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मुस्लिम समाज के लोग यही समझते हैं और उनको गुमराह भी किया जाता है। पिछड़ी जात का मुसलमान ही पसमानदा समाज में नहीं आता, बल्कि अपर कास्ट का मुसलमान, जो 4 बिरादरियां हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, शिया हजरात, इनमें भी गुर्बत है, परेशानी है। और लगभग 13% मुसलमान वो भी पसमानदा ही है, वो भी पसमानदगी की दौर से गुजर रहा है। 2% मुसलमान इस हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। 1% मुसलमान सियासत में खानदानी चला रहा है। मोहसिना किदवई का खानदान आज़ादी से अब तक उनके ही लोग रखे जाते हैं। गुलाम नबी आजाद के खानदान के लोगों को टिकट मिलेगा, उनके लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनाए जाएंगे। सलमान खुर्शीद के लोगों को बनाया जाएगा। ये 1% जो सियासी मुसलमान जो राजनीति में हमेशा वहां पर कब्जा करके बैठे हैं, ये लोग अपने खानदान की सोचते हैं और उस जज से बाहर कभी नहीं जाते, उस घेरे में ही रहते हैं। और इन लोगों ने 63 साल तक हमारी बिल्कुल परवाह नहीं किया। और 1% वो मुसलमान जो जमींदारी तबका से ताल्लुक रखता है, जिनके पास जमींदारी है, पैसा कौड़ी है, अपने बच्चों को इंडिया में अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है और लंदन, कनाडा तक पढ़ाने भेजता है, वो संपन्न है। तो 2% मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर फल फूल रहा है। 1% मुसलमान सियासत में और 1% मुसलमान उस जमींदारी में। बाकी जो ऊंची जात के लोग मुसलमान, अगली जात के मुसलमान हैं, उनमें भी 13% खां साहब भी रिक्शा खींचते हैं। जनाब, मैंने देखा आंखों से उनको चौराहे पे अंडा बेचते हुए देखा, पंचर जोड़ते हुए देखा। तमाम ऐसे भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको मैंने जईद काम करते हुए देखा और बेचारे मैला ढोते हुए देखा उनको। तो हम उनसे भी, चूंकि हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो मेरा उनसे भी, उनकी परेशानियों में भी मेरे दिल में दर्द होता है। तो ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि पसमानदा में वो 13% मुसलमान भी आता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि भारतीय संविधान में जो आरक्षण का लाभ केवल पिछड़ी जात के मुसलमानों के लिए रखा गया है। अगली जात के मुसलमानों का आरक्षण का लाभ मिलने का संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आरक्षण का लाभ वो 13% मुसलमान उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब ताकत में आएंगे तो उनके लिए, उस समाज 13% समाज के लिए उनकी गरीबी के आधार पर कुछ न कुछ व्यवस्था बना करके उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। हमारे लोग जो आरक्षण का लाभ उठाएंगे वो आरक्षण का लाभ उठाएंगे। जो हमारा पसमानदा मुसलमान है, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, हम आज मांग भी रखते हैं और कल जब पावर में होंगे तो उनकी मांग पूरी भी करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं। इसलिए आप लोगों को अपने क्षेत्र में जाके, चूंकि लोग ये भड़काते हैं कि अनीस मंसूरी मुसलमानों को बांटने का काम करता है, ये गलतफहमी दूर करना पड़ेगा आपको अपने मोहल्ले में बैठ करके। तो मेरे साथियों, एक तो बात हो गई भागीदारी की। आज हमने जो 10 मुद्दे गिने हैं, जो हमारे पसमानदा तबके के मुसलमानों में जो पसमानदगी का दौर है, इससे हमें निजात नहीं मिल रही है। और इससे निजात पाने के लिए हमने 10 बिंदुओं को चिन्हित किया है, 10 पॉइंट आउट किया है कि अगर ये 10 बिंदुओं पर मुसलमानों की मांग पूरी हो जाए तो ये पसमानदा तबके का मुसलमान तरक्की कर जाएगा। उसी मांग को लेकर के हम आगे काम करना शुरू किए हैं। तो सबसे पहले भागीदारी की बात होती है। बहुत से लोग, हमारे चच्चा लोग बैठे हैं,
और बहुत से हमारे उलमाए किराम हैं, वो ये बात कहते हैं, अरे भाई हम सियासत से बहुत दूर रहते हैं, हम राजनीति बड़ी खराब चीज है, राजनीति बड़ी खराब चीज है। हम भी मानते खराब है, लेकिन अच्छी भी है कहीं भी। राजनीति बड़ी खराब है, और ये हमारे उलमाए किराम सबको वगैरह भाई हम सियासत से बहुत दूर। आप सियासत से दूर चले गए तभी मुसलमानों के हालात बदतर हो गए। आप सियासी होते तो हमारे ये हालात न होते। जब देश आजाद हुआ और इस देश की आजादी में 14,000 उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी थी। 14,000 उलमाए किराम ने कुर्बानी दी इस देश को आजाद होने के लिए। और एक कुछ उलमाए किराम उसमें अगवा थे, उस कमेटी के लोग थे। जब देश आजाद हुआ तो ये लोग इकट्ठा होकर जाकर के कांग्रेस पार्टी के लीडर के सामने ये कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानियां दी और देश को आजाद कराने का मेरा काम था। मैंने इसकी लड़ाई लड़के देश आजाद करा दिया, ले जाओ देश को संभालो। ये मनवादी की सोच के लोग यही तो चाहते थे, और हमारे उलमाए किराम से थोड़ी सी चूक हो गई। ये कह दिया, भले हम रुआसे थे और तुमने थोड़ी चुनकी मार दिया, भो भो रोने लगे। इतना कहना, उन मनवादी सोच के लोगों को एक ताकत मिल गई और उन्होंने अपने हिसाब से संविधान में सब कुछ कर लिया और सारे अख्तियार अपने हाथ में रख लिए। और ये चूक अगर हमारे उलमाए किराम ना किए होते, वो कहते कि मैंने 14,000 उलमाए किराम को कुर्बान किया है इस देश की आजादी के लिए। इसलिए इसमें इस देश में मंत्रिमंडल में सभी जगह पर हमें 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर वो उसी समय सौदेबाजी हो जाती और उस समय उलमाए किराम ये चूक ना करे होते तो उनकी मजबूरी होती कि हमें वो 50% की भागीदारी देते, और जब हमारे लोग वहां से 50% भागीदारी का फायदा उठाते आते तो आज ये पसमानदगी की दौर से हमें गुजरना न पड़ता और ये पसमानदा समाज के लोगों को बुलाना न पड़ता, अपने आप तरक्की कर गए होते। तो ऐसी चूक हुई है, तो हम आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं करने जा रहे हैं। हम पसमानदा तबके के लोगों को सियासत से जोड़ेंगे। जो उन लोगों ने गलती की है हम सियासी बनाएंगे बिना सियासत के। अगर हमारे लोगों में MP MLA चुन करके नहीं जाएंगे पसमानदा संगठन के लोग, तो बताइए असेंबली में लोकसभा में आपकी बात उठाने वाला कौन है? एक भी आदमी नहीं होगा। वो गैर मुस्लिम क्यों आपकी बात उठाएंगे? या जो 2% के लोग जीत के जाते क्यों आपकी बात करेंगे? वो हमारे में से, इनमें से जो नेता बैठे हुए हैं, इनमें से जब आप चुन करके भेजोगे तो आपके फलाह बहबूदी के लिए, आपके समाज के उत्थान के लिए, आपके तरक्की के लिए, मुस्लिम मसाइल को उठाने के लिए यही नेता आवाज उठाएंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी वो बात माने। हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, हमारा कहीं एक नुमाइंदा नहीं है, तो मेरी बात कोई करने वाला नहीं। इसीलिए मैंने आवाज उठाई है कि हमको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। टिकट बढ़ता है, ये सारे नेताओं ने, अभी यही हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बांटा तो एक तो जो मुसलमानों की आबादी है उसके हिसाब से लगभग 100 टिकट मुसलमानों को होते हैं। 30-35 टिकट दे करके छुट्टी कर दिया, और जो उनमें से दिया तो वही 2% के मुसलमानों को फिर दे दिया। इतना सब कुछ आवाज उठ रही है, आंदोलन चल रहे हैं, इसके बाद भी इन राजनीतिक दल के नेताओं की आंखें नहीं खुली। इतना आवाज उठाई जा रही भागीदारी की, इसके बाद भी अभी हाल में ही बहुजन समाज पार्टी ने यही किया कि जो मुसलमान को दिया वो खानदानी लोगों को दे दिया। यही हाल समाजवादी पार्टी ने किया, और यही हाल 63 टिकट, अभी 73 टिकट कांग्रेस ने घोषित किया, यही हाल उसने भी किया। हमारी आवाज को अगर उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती है, पहुंचाने वाले वो नहीं है, तो ये पसमानदा तबका आने वाला 2012 के आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इन नेताओं को अपनी हैसियत बता देने का काम करेगा।
हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ यहाँ पर तमाम कसीदे पढ़े जा रहे हैं हिंदुस्तान में, यहाँ सब समान हैं, सब ना कोई छोटा बड़ा नहीं, सब हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे हक और अधिकार के साथ में भेदभाव क्यों किया जाता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? हमारे लोगों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती है? जैसे हिंदू समाज में ये पिछड़ी जात के लोगों को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं कि भाई चुनाव में, मंत्रिमंडल में, कारपोरेशन में, निगमों में मुस्लिम हिंदू पिछड़ी जात के लोगों को 10 टिकट यादव को, 10 टिकट गुरमी को, 10 टिकट राजभर को, 10 टिकट इनको, तो सबको ठीक करके बैलेंस बनाते हैं। और जब मुस्लिम समाज में ये भूल जाते हैं कि यहाँ भी पिछड़ी जात के लोग रहते हैं, जब मुसलमानों को देने की बात आती है तो इकट्ठा करके मुसलमान को दे देते हैं और उनमें वही चच्चा लोगों को पूरा फायदा हो जाता है। हमारे लोग वहां चुन के जाते ही नहीं। इसलिए सियासी बनना है आपको। देखिए यादव समाज में चंद यादव कितने हैं? चंद यादव समाज में 6% लोग हैं और उनके समाज के लोगों में एक राजनीतिक चेतना आई, एक सियासी बेदारी आई कि समाज के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उनका नेता उठ खड़ा हुआ, मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वो लोग अपने नेता को अपना कायद, अपना पेशवा मान करके आंख बंद करके अपने नेता के पीछे चलने लगे। और वो जब 6% यादव समाज के लोग, अरे हम लोग तो 30% हैं, वो 6% यादव समाज के लोग अपना एक नेता चुन करके उसके पीछे चलने का काम किया और वो उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बन बैठे, हुकूमत करने लगे। तो उनके लोग सियासी बन गए, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आ गई, इसलिए वो लोग हुकूमत में आ गए। हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, इसलिए हम हुकूमत से बहुत दूर हैं। इसी तरह दलित समाज में बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, उनके अंदर मानवर कांसीराम साहब ने एक राजनीतिक चेतना भरी, लीडरशिप दी उनमें, उनको नेता बनाया और जब नेता बने तो वो भी अपना अधिकार पा गए, आज वो भी हुकूमत में बैठे हैं। तो राजनीति का ही ये देन है, ये सियासत की देन है, तो आज हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को भी, मुस्लिम समाज के लोगों को भी बच्चा बच्चा सियासी होना चाहिए, तभी आपको हक मिलेगा और वरना ये अधिकार मिलने वाला नहीं। लोग नेता से परहेज करते हैं। मोहल्ले के एक आदमी सभासदी की चुनाव हारा हुआ हो, उसको कल्लू नेता, मल्लू नेता, मुन्ना नेता, चुन्ना नेता, जो भी मानते हो, नेता नेता कहते हैं और उसे नफरत भी करते, गालियां भी बकते हैं। लेकिन जब उनका बेटा एक पुलिस पकड़ के थाने में बैठा लेता है, चौकी में बैठा लेता है, तो उन्हें एक नेता की जरूरत पड़ जाती है कि ढूंढो भाई कौन छोड़ा के लाके चौकी कौन बात करेगा। तब उन्हें मुन्ना नेता की याद आती है, उनसे परहेज भी है, उनसे काम भी लेना है। तब वो बेचारा जाता है, आपके बच्चे को छोड़ा के लाता है। तो इसलिए लीडरशिप आपको ताकत देती है और आपको अपने हक अधिकार को पाने की ताकत देती है। तो आपको अपने भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। सबसे पहली मांग है भागीदारी। दूसरी मांग है धारा 341। धारा बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। धारा 341 संविधान की वो धारा है जिसके अंतर्गत पहले जो पिछड़ी जात के मुसलमान हैं, इनको भी शेड्यूल कास्ट के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 1935 से 1950 तक पिछड़ी जात के मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिलता था। जैसे चमार पासी आप आज रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, उसी तरह से हमारे लोग भी उठाते थे। लेकिन अब ये पूछिए कि हमको इस श्रेणी में क्यों रखा गया? हिंदू समाज में हम लोग भी ट्रांसफर हैं, हम लोग भी पहले हिंदू दलित थे, हम लोग वहां से अपना मजहब बदल करके आए हैं। वहां पर हिंदू मनवादी सोच के लोग, उनकी व्यवस्था में हम लोग जकड़े हुए थे। वहां पर ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, मंदिरों में ना घुसने का, कमर में घंटी झाड़ू बांधने का तमाम रिवाज था। उन मनवादी सोच के वजह से ये दलित मुसलमान वहां पर जो अब हुए हैं मुसलमान, वो दलित थे। तो उन लोगों ने देखा कि इस्लाम ऐसा मजहब है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। वहां पर इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो दलित हो, कोई भी एक मुसल्ले में नमाज पढ़ता है और एक गिलास में सैकड़ों हजारों आदमी पानी पीता है।
ये सोच करके उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो इज्जत कभी नहीं मिलनी है, चलिए हम लोग मुसलमान हो जाते हैं। हम लोग वहाँ से ट्रांसफर होकर के मुसलमान हो गए। तो भाई जो वहाँ हम जिस जात के थे, हमको इसी जात के यहाँ मान लिया गया। और 1935 में हम लोगों को उन्हीं जो हिंदू दलित के बराबर आरक्षण में हमको शामिल कर लिया गया। 1935 से 1950 तक 15 साल तक हम लोगों को उस रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहा। यही वजह कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में सभी जगह सभी क्षेत्रों में 33% भागीदारी थी, और आज वो 63 साल से घट करके केवल 2% रह गई है। ये नुकसान किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। 33% की जगह 2%, यानी 31% का नुकसान 63 साल से कांग्रेस ने बड़े साजिश साथ किया। और हम लोग वहां से जब मजहब बदल करके आए तो यहाँ भी हम कुछ अपने मुसलमान भाइयों के शिकार हो गए, जमींदारों के शिकार हो गए। इन्होंने जैसे वहां मनवादी सोच के लोग वहां बैठे थे, मुस्लिम समाज में भी यहाँ बैठे थे, इन लोगों ने भी हमारे साथ भेदभाव किया और हम इनके शिकार हो गए। तो हम तो ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, तो हम सब लोग शोषित और ठगे हुए लुटे पिटे लोग हैं। और आज वक्त आ गया है कि हमने उन मुसलमान नेताओं को बहुत विश्वास किया जिनको हम चुन के भेजते रहे। उन्होंने हमारी आवाज लोकसभा विधानसभा में नहीं उठाई, केवल अपने परिवार की बात की। और अब हम लोगों ने ये अहद किया है और ये फैसला किया है, ये पसमानदा समाज संगठित होकर के अपने अपने अंदर खुद लीडरशिप पैदा करेगा और पसमानदा में अपना नेता चुनेगा और अपना नेता मान करके उसको विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। जब तक कोई आंदोलन जन आक्रोश हमारे आपके अंदर नहीं आता तो हम लोग अपने अधिकार से बहुत दूर होते हैं। जब हर इंसान के अंदर अपने अधिकार को लेकर के जब जन आक्रोश आता है कि हमको ये चीज़ मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं दिया जाता, हम इसके हमारा हक बनता है, हमको मिलना चाहिए, तब उसके अंदर जोश आता है। हम आप तो अपने घर में लड़ने लगते हैं कि अब्बा 6 बेटों में आपने 4 को दिया, 2 को नहीं दिया, हमारा भी हक बनता है। लाठी लठौल हो जाती, खून खराबे हो जाते हैं। तो आप सरकार से क्यों नहीं लड़ते कि ये भेदभाव हमारे साथ क्यों होता, एक को दे रहे हो तो नहीं दे रहे हो? आपको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कदम से कदम मिला के लड़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों को उतरना पड़ेगा। मूवमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी मूवमेंट चलता है तो उसमें वक्त लगता है। तुरंत कुआं खोदो पानी पीने की आदत मत डालो, थोड़ा मेहनत करो, सब्र से काम लो, तब आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। जल्दबाजी करोगे तो घास फूस में जैसे जल्दी आग लगती है और लोग फेंक करके बुझ जाता, वैसे आपका होगा। जल्दबाजी मत करिए। जब 63 साल तक आपके साथ इतना भेदभाव होता रहा तो अब जल्दी किस बात की है? थोड़ा सब्र से काम लो, एकता यूनिटी बना करके काम लो। तो इसके लिए इस अधिकार को लड़ने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। अब मैं कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा तवज्जो कि आप लोग मेरी बात पे तवज्जो दें। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं। होता यह है कि जब हम लोग मॉब में होते हैं, जब भीड़ में होते हैं, जब बात होती है तो खून खौल जाता है, जज्बा आता है, तालियां नारे सब लगने लगते हैं। और जैसे ही हाल से बाहर निकलते हैं तो बाहर जाकर के सब भूल जाते हैं। हाल में जो जज्बा रखते हैं, इससे ज्यादा जज्बा बाहर होना चाहिए, तब हम मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और वो कैसे? जब दलित समाज के लोगों ने अपना एक नेता माना और उस नेता की तमाम बातों को नजरअंदाज किया। बहुत बहुत सुनिएगा, जब किसी को नेता माना जाए, उस पर यकीन किया जाए, उस पर यकीन किया जाए कि ये मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा, तो उस पर अविश्वास नहीं लाना चाहिए। ईमान की पोख्तगी
मजबूत होनी चाहिए कि जिसको मैंने ये अपना पेशवा माना है, ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमें इसके पीछे चलना है। और उन लोगों ने यही किया। तमाम जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तमाम दहशतगर्दों ने गांव में उन दलितों के घर फूके, उनके साथ तमाम जातियां की, लेकिन दलित समाज लोगों ने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा और उनके नेता पर तमाम एलिगेशन लगे, तमाम उनके ऊपर ऐब लगे कि उन्होंने हवाला कांड, घोटाला कांड और उनके कैरेक्टर में भी तमाम उंगलियां उठी। इतने घोटाले, पैसा लेकर टिकट बांटने का आरोप, मंत्रिमंडल में घोटाले का आरोप, कैरेक्टर को, चरित्र को लेकर के आरोप, तमाम आरोप इस हिंदुस्तान के अंदर लगे, लेकिन उस दलित समाज के लोगों ने एक पर विश्वास नहीं किया। इतना होने के बाद भी अपने नेता को नेता माना। अभी ध्यान अनीस मंसूरी की कोई बात कर दे कि जरा से एक बुराई अगर मेरे अंदर आ जाए तो सब दामन छोड़ दोगे, बुरे चिल्लाने लगोगे, लेकिन उन दलितों से सीख लीजिए, उसके नेता के ऊपर इतने बुराइयां खुलेआम हुई, उसके बाद भी उन लोगों ने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा, इसीलिए आज हुकूमत में हुआ था। तो आपको अपने नेता पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरा नेता अगर दिन को बोले कि ये रात है, तो आपको ये टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं नेताजी ये दिन है, आप इसको रात बोल रहे हैं। अरे अगर नेता बोले रात को ये दिन है तो आप बोलो कि हाँ दिन है, अगर वो दिन को बोले रात है तो आप बोलो कि रात है। बात का काम नेता का है, ये बोलने का काम आपका है, बाकी काम नेता का है। ये अपने अंदर बात और जज्बा पैदा करिए, तब हम मुत्तहिद हो पाएंगे और इकट्ठा हो पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, वरना हम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमारी मंजिल है कि हम आपको जन जन तक जा करके अपने मैसेज दे करके और उनका हक हुकूक पा जाएं, तो बहुत मुश्किल काम मेरे दोस्तों। हमारे लोग क्या होता है, ये कड़वा सच है कि जरा सा कहीं कुछ हो गई तो नेता बन जाते हैं। मूवमेंट का एक मकसद है, उस पे अटल रहना है। जब कहीं क्षेत्रीय कोई सभासद चुनाव लड़ता है, एमपी का चुनाव लड़ता है, विधायक का चुनाव लड़ता है, आपके बीच में आता है, चच्चा चच्चा करता है, भैया भैया करता है, बेटा बेटा करता है, आपके कंधे पे हाथ रखता है, आपके चारपाई बैठता है, आपके घर में घुस जाता है, नौटंकी नाटक करता है, आपके मस्जिदों में जाता है, ईदगाह में आपको सीने से लगाता है, टोपी भी लगाता है और सूफियाना गमछा भी डालता है सीने पर। तो ये नेता इतनी नौटंकी करता है और हमारे भोले भाले लोग ईदगाह में अपने अब्बा से ईद नहीं मिलेंगे, अपने बेटे से ईद नहीं मिलेंगे, अपने भाई से नहीं मिलेंगे। वो 420 चंडाल नौटंकीबाज विधायक से सबसे पहले गले लिपटेंगे और हमारे चच्चा लोग तो 5 मिनट तक चिपके रहेंगे, चिपकू चिपकू चिपके रहेंगे बहुत देर तक, छोड़ेंगे नहीं। और इधर वो बगलियां झांकेंगे कि विधायक जी हमको 5 मिनट तक गले लगाए, सबने देखा नहीं देखा। मोहल्ले में जाके भौकाल टाइट करेंगे और वो अंगोछा महीनों नहीं धोएंगे, उसमें विधायक की खुशबू बसी है। ये जहन साजी हम लोगों ने कर रखी है। जब वो लोग जानते हैं कि मुसलमान ऐसी जज्बाती बातों में इतने में ही हमें वोट दे देता है, तो इसकी काम करने की क्या जरूरत है। और हमारे नौजवान साथी नेता को गली गली घुमाने लगते हैं, साहब वहाँ सोकर बहुत अच्छा वहाँ वोट मिल जाएगा, साहब वहाँ चलिए वहाँ मीटिंग लगा दीजिए। उनके झंडा डंडा सब ढोने लगते हैं, उनको फ्री का कार्यकर्ता मिल गया। और कुछ हमारे फटे हाल चच्चा लोगों के जेब में 1000-500 डाल दिया तो उनका कोई काम ही नहीं रहता, दिन भर घर छोड़ करके चाय की दुकान पे चाय हिला हिला के मलाई मार करके यही बात करके कसीदे पढ़ते रहते हैं। इनको समझाना पड़ेगा कि ये सब व्यवस्था छोड़िए, ये सब नौटंकी नाटक में ना फंसिए। जो नेता आपके साथ जितनी नौटंकी कर रहा, दिखावा कर रहा है, उससे ज्यादा आप उसके साथ दिखावा करिए और अंदर से पसमानदा का हिस्सा बनिए। जिस दिन वो नेता ये समझ जाएगा कि गले मिला ये भी मुसलमान और मेरे बुलावे पर हर जगह गया लेकिन वोट नहीं दिया, जब ये नेता समझ जाएगा
ये मुसलमान खूब दिखावा किया, बड़े प्यार से बेटा जीत जाओगे, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद हमें वोट नहीं दिया। तब वो दूसरी बार ये नाटक नहीं करेगा, आपका काम करना शुरू कर देगा कि बिना काम के काम नहीं बनेगा। वो काम करना शुरू कर देगा कि अब बहुत हो गया, सीना से मिली मिले, अब अगोछा से काम नहीं चलेगा, टोपी से काम नहीं चलेगा, अब मैदान में आकर के जमीनी हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा, तब न वो काम करेगा। और हमारे लोग जब कोई आपके बीच में छोटे से बड़े चुनाव के लिए कोई प्रचार के लिए जाए, आपको ये बोलना है कि हम लोग पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं, हम पसमानदा समाज के एक अंग हैं, एक हिस्सा हैं, पसमानदा समाज की जान है, वो हमारे फलाह बहबूदी के लिए वो संगठन लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग उससे ताल्लुक रखते हैं। जब ये बोलेंगे नेता को और ये कहेंगे कि जो लखनऊ में बैठे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लीडर जो फैसला करेंगे हम लोग वो मानेंगे। जिस दिन आपने उन नेता को ये दो टूक जवाब दे दिया कि हमारे पसमानदा के लीडरों का फैसला आएगा, हम उसे मानेंगे, तो मेरे दोस्तों मेरा वादा है कि आप अपने अधिकार के बहुत करीब पहुंच जाओगे। तब न पता चलेगी पसमानदा में एकता, इसकी यूनिटी, इसकी ताकत, तब वो आकर के सीधे पसमानदा समाज के नेताओं से बात करेगा। वो सोचता है जब इनके पसमानदा समाज के लीडर हमको वहां समर्थन कर रहे हैं तो इनको नेता को पूछने की क्या जरूरत है। और आप लोग बहुत करोगे, मोहल्ले में लाइट लगवा लोगे, सर से एक सर्च लाइट लगवा लो, एक सोडियम लाइट लगवा लोगे, थोड़ा खलंडा ठीक करा लोगे, यही तो करोगे, इसके अलावा क्या करा पाओगे। वो सोचेगा इससे काम चल जाएगा, लेकिन जब पसमानदा के लीडर से बात करने आएगा तो वो कानून में मुसलमानों के हित की बात करेंगे, कानून में अमल में आना चाहिए, और वो नेता के लिए मुश्किल काम है। इसलिए आपको बरगलाएगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, उसमें फंसना नहीं है। आपको सीधे बोलना है। चमार बिरादरी के लोगों ने साफ सिरे खारिज कर दिया कि भाई हम ठीक है, आपका काम करते हैं, ठीक है, हम पैसा देते हैं, वोट का अधिकार मेरा है, हम बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा है। उसी तरह यादव बिरादरी के लोग करते हैं। तो हमारे लोग इतनी तादाद में लगभग 30% लोग हमें मुसलमान हिंदुस्तान में बसर करता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30% का मुसलमान है। इसके बाद भी हमारे लोग जगह जगह बढ़ जाते हैं, चाटुकारी चमचागिरी करने लगते हैं। जब ये 4 जगह बढ़ते हैं और नेतागिरी चमचागिरी करने लगते हैं तो समझ लीजिए हमारी एकता और अखंडता पर सवाल उठ जाता है और हमें कोई अधिकार देता नहीं है। इसलिए आपको दो टूक जवाब देना है कि जो हमारे पसमानदा तबके के लोग फैसला करेंगे वो मान्य होगा। वादा कर रहे हैं हम लोग, यही जवाब होगा कि कुछ और होगा? हाथ उठा के ठीक है, शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आपकी बात मानी जाएगी। ये इसमें अनीस मंसूरी का कोई काम नहीं चल जाएगा। अभी हाल में ये पसमानदा की ताकत की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि सभी सियासी हलके में, सभी सियासी पार्टी में पसमानदा चलने लगा। अब सब क्षेत्र विधायक भी कह रहा भैया ये पसमानदा जब तक नहीं होगा जीत नहीं पाएंगे, और वो यहाँ पर पार्टी के बैठे आला लीडर भी पसमानदा की कुछ करने लगे। ऐसा नहीं कि हमारी कुछ नहीं हुई, हमारा ऑफर कांग्रेस पार्टी से भी आया, समाजवादी पार्टी से भी आया, बहुजन समाज पार्टी से भी आया, पीस पार्टी से भी आया, अमर सिंह की पार्टी से भी आया। जब हमारे पास ऑफर आया तो ये नहीं कि अनीस मंसूरी जाके बंद कमरे में नेता से बात कर ले। हमने अपने साथियों को लिया, इसी मंच में बैठे हुए इनको लिया और जा करके नेता से बैठ करके पौन घंटा डिस्कस किया। डिस्कस ये नहीं किया कि हमें क्या चाहिए, पसमानदा को चाहिए हक अधिकार। हमारे लोग, मेरे लिए नेता ने ऑफर किया, हमने उनको उनके मुंह पे रिफ्यूज कर दिया। बैठे हुए हैं, पूछिएगा, अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, सब लोग हैं यहाँ, तब भी गए थे। हमने नेता की बात नहीं मानी कि तुम नेताओं की यही बुरी आदत है कि जब मुस्लिम समाज में कोई लीडर उभरता है तो उसको चटनी दे देते हो, थोड़ा सा राज्यसभा और एमएलसी की चटनी दे करके उसकी आवाज खामोश कर देते हो। और तुम्हारी नीयत यही होती है कि अगर मैंने इसको राज्यसभा भेज दिया और इसका काम है कि पसमानदा वोट हमको दिलाए, सौदेबाजी की, हमको इनाम में राज्यसभा भेजा और हमारे तमाम लोगों को वोट को उसके कीमत चुकाने के लिए वोट लिया हमारे लोगों का। हम तो राज्यसभा पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, अकेले पहुंच गए,
जब एक सांसद जीतता है एक विधायक लोकसभा से, एक जिले से, तब वो अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो पसमानदा समाज हिंदुस्तान में अगर एक राज्यसभा मेंबर अगर बन के जाएगा दिल्ली, तो वो हिंदुस्तान में इतने लोगों की समस्या की बात कैसे कर पाएगा? टिकट पाए हमको अकेले नवाजों को, हमको 50 टिकट 40 टिकट दीजिए, हमारे 20 लोग हारेंगे, 20 जीतेंगे, हमारा 20 नुमाइंदा पहुंचेगा और असेंबली के अंदर 20 नुमाइंदा पहुंचेगा तो पसमानदा की बात करेगा और वहां पर हंगामा करेगा। यही वजह थी कि हमने उनके इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने माना कि भाई ठीक है, हमने काफी टिकट बांट दिया है, 1 साल आप लेट हो। अब्दुल रऊफ साहब की बात हुई थी ना, सबके सामने बात हुई, 21 लोगों के सामने, 21 बिरादरी के लोग थे उसमें। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम देते पसमानदा को, लेकिन आप लोग एक साल लेट हो गए, अब हमने टिकट बांट दिया, मेरी मजबूरी है कि अगर हम वहां टिकट काटेंगे तो फिर बवाल होगा, लेकिन होगा। और आप नाम दीजिए, अगर वो प्रत्याशी हमारे उत्तर प्रत्याशी जबरदस्त बैठेगा, मजबूत बैठेगा, तो हम प्रत्याशी बदल भी देंगे। ये बात हुई है। तो सोचिए कि भागीदारी की बात हमने बात शुरू की, अभी बात फाइनल नहीं हुई। हमारे अपने लोगों से कहा कि अपने अपने समाज से जो आदमी विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, जो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता है, साहिब हैसियत हो, क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ अहमियत हो, जनता में पकड़ हो, विवादित ना हो, लुच्चा लफंगा ना हो, उसकी कोई क्षेत्र में शिकायत ना हो, अच्छा आदमी हो, उसका नाम दीजिए। हम ये जो 32 बिरादरियां हैं, इन 32 बिरादरियों से हमने नाम मांगा है कि अपने अपने बिरादरी से नाम दिए, ताकि हम ये लिस्ट बनाकर नेता के सामने जाकर रख सकें। पहले आ गए होते, 20 दिन हो गया, अभी नहीं आया पूरा नाम। अगर सारे नाम आए होते और हम जाकर उनसे डिस्कस कर चुके होते हम लोग, तो शायद बात बन जाती, तो आज यहाँ का माहौल कुछ और हो। वो लोग मंच पे आने की कोशिश पूरी किए। मैंने कहा बिना शर्तों के, ये बहुत बेवकूफ हम लोग बन चुके हैं। 1 मिनट में मैं सारी 32 बिरादरियां मानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अकेले बात नहीं करेंगे और सारी 32 बिरादरियों की मौजूदगी में हम अपने नाम देंगे, जिसको हमारे पसमानदा चाहेंगे उसको हम देंगे। न हमको राज्यसभा चाहिए, न हमको एमएलसी की जगह चाहिए, हमारे पसमानदा लोगों को आप दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने वहां भी ठोकर मारा और जहां बात करने गए थे वहां भी सबके सामने इस पद को ठोकर मारा कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। और यह भी कहा कि अगर आपकी पार्टी हम लोगों को देगी तो सबसे पहले हम कुछ न लेकर के अपने साथियों को दिलाने का काम करेंगे। एक हम आपके बीच में कैरेक्टर पेश करेंगे, चरित्र पेश करेंगे कि हम अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ते हैं, हम अपने लोगों को बनाएंगे। तो बात अभी कई जगह चल रही है और बात पूरी होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई बात बंद कमरे में नहीं होगी, सब पसमानदा लीडरों के सामने होगी और वही बात पे हम लोग उस पार्टी का समर्थन करेंगे जब हमारे मसाइल को वो लोग मानेंगे। वरना अब आपसे पूछना चाहते हैं, अगर उन लोगों ने हमारी शर्तों को नहीं माना तब आप क्या करेंगे? यही मैं सुनना चाहता था कि यदि देखिए अगर हम लोगों ने ये वक्त को सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। हमें अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बुलाता है, हमारे डिमांड्स को नहीं मानता है, तो हम पसमानदा तबके के लोगों को
उनको सबक सिखाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और उस बीच में हम अपने पसमानदा से भी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको लड़ाएंगे। और मेरे दोस्तों, पसमानदा तबके से प्रत्याशी उतारेंगे 65 मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मुसलमान वोटर है, मैंने चिन्हित किया है। 65 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी हैं जहां पर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मुस्लिम वोटर हैं, और वहां से हम अपना एक पसमानदा प्रत्याशी लड़ाएंगे। और हमारा देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो ये मान के लड़ा जाता है चुनाव में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हर प्रत्याशी जीत के लिए लड़ता, हार के लिए कोई नहीं लड़ता। और चुनाव का तरीका ये है, अभी हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया है। पहला चुनाव जो लड़ा जाता है वो हारने के लिए लड़ा जाता है। ये मूल मंत्र है चुनाव का। 3 मूल मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। मूवमेंट का ये मूल मंत्र है। पहला चुनाव, भाई हमारे लोग जबरदस्त बैठे, अच्छा क्षेत्र जीत गए, नहीं सब जीत पाए, तो पहला चुनाव इसलिए से लड़े कि हम हारेंगे। दूसरा चुनाव इसलिए लड़ा जाएगा कि हम हराएंगे। हराएंगे कैसे? आपने हर विधानसभा में 15-15, 10-10 हजार वोट पसमानदा के लोगों का इकट्ठा हो गया हो, वोट काट लिया। तमाम 12 लोग लड़ रहे होंगे, 12 लोगों में एक पसमानदा के प्रत्याशी ने 20,000 वोट काट लिया, और 12 में एक मान लीजिए किसी पार्टी के जीत गया, लेकिन 11 तो हारे। अब 11 लोग ये कहते फिर रहे हैं अगर पसमानदा न लड़ा होता तो हम जीत जाते। ये कह रहा है अगर पसमानदा न लड़ा होता तो हम जीत गए होते। 11 लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो जीता है वो भी कह रहा अगर पसमानदा न बीच में आता तो हम भी न जीते होते। यही बात कहता है ना। तो सोचिए, आपकी अहमियत बढ़ गई, आपकी गिनती शुरू हो गई। बीएसपी में क्या था, किसी विधानसभा में 4 तो 300 वोट पाए पूरे विधानसभा में, वो भी चाहते टूट जाते, अरे भाई जो जीत रहा जिता दो, लेकिन ऐसा नहीं किया, हम अपना वोट देंगे भले 100 वोट पाए। ये नियत आपको रखनी पड़ेगी। तो पहला चुनाव हारने के लिए मैंने अपनी वहां पर दस्तक दी, इंट्रोडक्शन कराया कि पसमानदा अगली चुनाव में कुछ भी करेगा। दूसरे चुनाव में हम चुनाव हार गए, इतने लोगों को एहसास करा दिया। तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, तब हमारी पूछ बनेगी, तब आप मजबूत आओगे और कई साल तक राजनीति करोगे। धोखेबाजी, अरे भी एक आध बार विधायक हो जाओ कि टाटा फिस खत्म। खानदान के लोग भी गाली बगेंगे, चचा 3 साल विधायक रहे, कुछ नहीं है खानदान के लिए। ऐसी बात ना दीजिए, ताकत बनो और ताकत बन करके अपने हक को, अधिकार को हासिल करो। हम लोग किसी के सामने अपने अधिकार को भिखारियों की तरह मांगा नहीं करते, हम मुत्तहिद होकर के छीन लेने का काम करते हैं। अपाहिज नहीं है हम लोग। तो दोस्तों, आज जो सियासी हलके में आपके काम की, आपके यूनिटी की, आपकी एकता की जो लोग मिसाल देते फिर रहे हैं, आज एक जो चर्चा बहस का विषय बना हुआ है नेताओं के बीच में कि पसमानदा कहां से पैदा हो गया और बड़ी तेजी से जुड़ रहा है एक दूसरे से। दोस्तों, ये बहस जब कहीं किसी सियासी हलके में शुरू हो जाए और कुछ लोगों में बेचैनी हो जाए, ये चच्चा लोग जब आपको बुरा कहने लगे, जब आपको बुरा भला कहने लगे, आपकी काम करते करते आपकी बुराई होने लगे, तब आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो इनकी बेबसी है हमारी कामयाबी की वजह से है और हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ये नियत आपको रखनी पड़ेगी। और दोस्तों, अब वक्त लंच की तरफ जा रहा है और आप लोगों ने जिस बेसब्री के साथ में, जिस जज्बे के साथ में ये डिसिप्लिन का मिसाल पेश किया, एक बात सुन लीजिए दोस्तों, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ये संगठन को मजबूती देती है।
मुझे खुशी होती है कि हमारे लोग इत्मीनान से बैठ करके अपने लीडर की बात सुनते हैं और उसमें अमल करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह खलफसार या बीच में खड़े होकर के कोई विरोध नहीं करते हैं। ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है, इसको बना रखेंगे तो आप मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आने वाले चुनाव में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और ये जो 13 अक्टूबर का सम्मेलन रखा गया है, इसमें मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, इसमें पसमानदा समाज की इज्जत फंसी हुई है। हमारी नहीं, पसमानदा समाज की इज्जत आबरू का सवाल है कि आप एक एक मोहल्ले से, एक एक गलियों से, कूचे से निकल करके उस पसमानदा समाज के सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए रुपया पैसा जो भी तन मन धन से जुड़ करके कामयाब बनाने का पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर ये रैली कामयाब हो गई तो पसमानदा का हक सुरक्षित हो जाएगा, मेरा वादा है और दावा किया है। इन्हीं बातों के साथ में एक बार मैं उस सम्मेलन में आने की दावत देते हुए सभी हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप सभी हजरात उस 13 तारीख के सम्मेलन में शिरकत जरूर करें और जज्बे के साथ तन मन धन से जुटे। और आज इस कार्यक्रम में सभी हजरात ने जो हिस्सेदारी निभाई, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, एहसान मानता हूँ और आपके जज्बे की कदर करता हूँ। खास तौर से जो आज इस सम्मेलन में हमारी खवातीनों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जो हिस्सेदारी निभाई है, ये काबिल तारीफ है। और मैं तवक्को करता हूँ अपनी बहनों से कि रैली में मर्दों से ज़्यादा आपकी तादाद होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, यहाँ पर सभी हजरात नहीं पड़ेगा और बड़े अदब के साथ में जाएं, एक दूसरे के लिहाज रखें और मैं अपने वॉलंटियर से सरपंच महिलाओं करके कुर्सी लगाकर खिलाने का काम करें। भाई वॉलंटियर्स, अरे दुनिया बनाने के लिए आपको जो भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, सामना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात का जुड़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार आप लोग थोड़ा तो दम चाहिए, आप लोग हमें यहाँ निकालो ना यार, लगाए दे रहे हो हमारा नंबर ले लो।